नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, सबसे पहले मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसी शुभकामनाओं के बीच कोरोना का हाहाकार, 91 देशों में फैल चुका है कोरोना। नया वेरिएंट से तबाही, लगभग 30 करोड़ लोग बीमार हो चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है अकेले चाइना में कम से कम 80 लाख मौतें होगी। इतना खतरनाक वेरिएंट BF7 जो 91 देशों में फैल चुका है, 30 करोड़ लोगों को बीमार कर चुका है, हाहाकार मचा हुआ है। एक 24 घंटे में तकरीबन 2-2 लाख मरीज बीमार हो रहे हैं। चाइना में अकेले चाइना में 24 करोड़ 80 लाख लोग बीमार हुए हैं। एक और बता दूं कि चाइना में पिछले 24 घंटों में 1,73,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। चाइना में भी 21 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चाइना में 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोरोना से। पूरी दुनिया में जो WHO ने अनुमान लगाया है कि कई मौतें, लाखों में मौतें होगी, करोड़ों में आंकड़ा जा सकता है, इसलिए खतरनाक है। और भारत में इसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में भी इसका जिक्र किया कि 31 दिसंबर की पार्टी हो, मेरी क्रिसमस की पार्टी हो, सारी पार्टियों का जश्न तो मनाएं, लेकिन याद रखें कि कोरोना अभी गया नहीं है और चौथी लहर बड़े तूफानी तरीके से पूरे दुनिया में हाहाकार मचाते हुए भारत में आ पहुंचा है। बड़ा ही खतरे का संकेत दिखाई दे रहा है। ये चौथी लहर अगर भारत में फैली तो फिर मुश्किलें बढ़ जाने वाली है। दूसरे और तीसरे लहर में आप लोगों ने इसका अंदाजा देख चुके हैं। वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी। लेकिन अब 2 वैक्सीन की डोज लेने के बाद कोरोना की चौथी लहर से पूरी दुनिया में हाहाकार। बूस्टर डोज लेने के लिए कई देशों में इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। हमारे यहां नेसल नाक से सूंघने वाली दवाइयों का भी इजाद हो चुका है, उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तीसरे डोज जो इंजेक्शन के जरिए नहीं लेना चाहेंगे वो नाक से जरिए सूंघ करके भी बूस्टर डोज ले सकते हैं। यानी दवा के बगैर अब जीना मुश्किल हो रहा है। कब तक चलेगी ये कोरोना की लहर? कब तक लोग यूं ही डरते रहेंगे? कब तक व्यापार बंद होते रहेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि गुजरात में जब चुनाव था तो कोरोना की तबाही का मंजर इस तरीके से भारत में क्यों नहीं दिखाया गया? चाइना में जिस तरीके से हाहाकार मचा था उसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया था? गुजरात में पहला केस नवंबर महीने में डिटेक्ट हो गया था, लेकिन चुनाव के दौरान उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? रैलियों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने नए वेरिएंट का जिक्र चुनाव की रैलियों में क्यों नहीं किया? चुनाव खत्म, कोरोना का भंडाफोड़। कई सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए आखिर क्यों में यह मुद्दा सामने आता है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइन दिया है कि जश्न मनाएं, लेकिन सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। और दवाई भी, कड़ाई भी फिर से नारा लगना शुरू हो गया है। और अब दवाई भी, कड़ाई भी, और साथ में घर में बैठे रोजगार गवाई भी, इस सारा सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? क्या फिर लगेंगे प्रतिबंध? उत्तर प्रदेश में मंदिरों में जाने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है।
यहां पे कल्याण में भी, महाराष्ट्र के कल्याण में भी एक मंदिर में मास्क कंपलसरी किया गया है भक्तों को आने के लिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। राज्य के गृह मंत्री शंभूराज देसाई ने आज एक बयान में कहा कि 31 की पार्टी पर कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से अभी नहीं लगाया गया है, हमें लगाया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन सामने नहीं आती। तो क्या अब जो है गाइडलाइन का इंतजार करना है या हमें खुद सतर्क रहना है? चौथी लहर से कैसे बचे, चौथी लहर से कैसे लड़ा जाए, भारत में चौथी लहर तेजी से नहीं फैले, इसके लिए हम सभी देशवासियों को अब जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के भरोसे बैठ करके आप अपने को नहीं बचा सकते। जब चुनाव होगा तो कोरोना नहीं होता, जब चुनाव हो जाएंगे तो कोरोना फैलने लगता है। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी नीति है। इसलिए अब देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम इसीलिए आपको अलर्ट करने के लिए आखिर क्यों में इस मुद्दे को लेकर के आए हैं, क्योंकि देश के 91 देशों में कोरोना हाहाकार मचा चुका है। 30 करोड़ लोग बीमार हुए हैं कोरोना के नए वेरिएंट से BF7 से 30 करोड़ लोग बीमार हैं। अकेले चाइना में लगभग 25 लाख मौत होने की संभावना है। पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो सकती हैं नए वेरिएंट से। इसलिए भारत देश की आबादी बहुत घनी है, भारत को ज्यादा संभलने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कोठारी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले से ही कोरोना के बारे में काफी कुछ बोला है, बयान भी दिया है, कंट्रोवर्सी भी पैदा की है और सरकार द्वारा कई बार इनके ऊपर नोटिसें भी जारी की गई हैं। तरुण कोठारी जी हमारे साथ हैं कमलेश यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। हालांकि इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी नहीं है, नहीं तो हो सकता है यहां पर लॉकडाउन या प्रतिबंध अब तक लग गए होते। 9 बजे के बाद तो कम से कम रात में कर्फ्यू लगाई दिए गए होते। खैर अभी एकनाथ शिंदे की सरकार है और यहां पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब गणपति का उत्सव यहां पर मनाया गया, दिवाली मनाई गई, तो एक भाषण में बोला था, अतः गणपति जोरात, अतः दिवाली जोरात, सब जोरात और कोरोना आयात। कोरोना आ गया, अब क्या करेंगे? लेकिन दबे पांव से गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई बोलते हैं कि 31 दिसंबर को कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बीच में तो राज्य सरकार का यह भी आदेश कहा गया कि बियर बार 2-2 बजे तक खुले रहेंगे। क्या लोगों में हाहाकार मचाने का इंतजार होगा? क्या व्यापार को बंद करने तक का इंतजार होगा? क्या लॉकडाउन आने तक की नौबत का इंतजार होगा या पहले से सतर्कता बरती जाएगी? यह सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले अंसार बेग जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन राजू मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आज देश के बीमार होने का खतरा है। इसलिए आज मुद्दे पर कोरोना लगभग 3 सालों से पूरे दुनिया को अपने आगोश में लिया हुआ है। हर जगह तबाही, हर जगह हाहाकार, हर जगह मौतें। इसलिए वो घड़ी नहीं आए, इसलिए आज अलर्ट करने के लिए आज हम लोगों को डिबेट पर करना, बात करना, बहस करना जरूरी हो जाता है। इस आखिर क्यों में डॉक्टर तरुण कोठारी जी बताइए, क्या लग रहा है? चौथी लहर भारत में तबाही मचाएगी, आएगी भारत में वह स्तर पर जिस स्तर पर तीसरी और दूसरी लहर थी। चाइना में तबाही मचा चुकी है, 25 करोड़ लोग बीमार हैं, 91 देशों में नया वेरिएंट फैल चुका है। भारत में भी नए वेरिएंट के मरीज आ चुके हैं। गुजरात में 4 मरीज डिटेक्ट हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? एक डॉक्टर होने के नाते बताइए, फिर हम राजनीतिक लोगों से थोड़ा इनकी बातें जानना चाहेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज पूरे देश में बुलंद होती रही है कोरोना के पिक टाइम पे।
डॉक्टर तरुण कोठारी जी की आवाज थोड़ा देखिए, टीम हमारे देखे थोड़ा सा। डॉक्टर तरुण कोठारी जी का जानना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर तरुण कोठारी कोरोना के बारे में काफी अध्ययन भी किए हैं, काफी मरीजों का इलाज भी किया इन्होंने, काफी कुछ उस समय कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया इन्होंने, काफी जानकारियां भी देते रहे हैं कि ये है क्या, कैसे जाएगा, क्या है क्या नहीं है। राज्य सरकारों के कुछ क्रियाकलाप पर भी उंगली उठाते रहे हैं। इसलिए आज डॉक्टर तरुण कोठारी का बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन तब तक हम राजू मिश्रा जी से कुछ जान लेना चाहेंगे कि क्या एक चुनाव के वजह से कोरोना का जिक्र शुरू हुआ है। अगर आप लोगों के विपक्ष के भाषा में बोले तो कि गुजरात में चुनाव था, नवंबर महीने में पहला मरीज वहां डिटेक्ट हुआ BF7 का, लेकिन रैलियों में इसका जिक्र नहीं, चुनाव में कोई जिक्र नहीं। तरुण कोठारी जी, आपकी आवाज आ चुकी है? जी जी जी, हाँ बोलिए। चलिए, आपकी आवाज न बंद हो, आप ऐसे ही बुलंद आवाज उठाते रहे, क्योंकि आपके सारे कई लोग अपनी हिम्मत बनाते हैं। चलिए बोलिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा जी पिछले 3 वर्षों से मैं ये बात लगातार कहता आया हूं, जी ये महामारी नहीं है, यह महामारी नहीं है, जी यह एक धोखा है, षड्यंत्र है। दुनिया में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जी। पिछले 3 साल से मैं बात कह रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस तथाकथित झूठे षड्यंत्र की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। 2025 31 मार्च 2025 या फिर दिसंबर 24 तक यह खेल चलता रहेगा। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ये लहर, कभी वो लहर, कभी फर्स्ट बूस्टर, कभी सेकंड बूस्टर, कभी बोलेंगे जी 1 लेनी जरूरी है, कभी बोलेंगे 2 लेनी जरूरी है, फिर बोलेंगे जी 1 बूस्टर जरूरी है, 2 बूस्टर जरूरी है, 4 जरूरी है। गेम चलेगा जब तक देश की जनता जागरूक नहीं करेगी। इसमें सारी पॉलिटिकल के सारे लोग शामिल है, इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी शामिल है, इसके अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जी शामिल है। यह देश की जनता को, इस देश को विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में बेचा जा चुका है। यह पूरी दुनिया में बहुत बड़ा गेम चल रहा है। पूरी दुनिया के लोगों को तबाह करके उनको गुलाम बनाने का, स्थायी तौर पर गुलाम बनाने का वैश्विक षड्यंत्र है, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो ताकतें हैं, वो इस गेम को कर रही है। मैंने आपसे पहले भी यहाँ पर आपके चैनल पर कई बार कहा है, ये गेम चलता रहेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा और फिर बढ़ेगा। जो जो बातें मैं कह रहा हूँ लगातार वही बातें वैसे ही हो रही है और वैसे ही सच होती आ रही है। 2028 तक, 25 तक तो चलेगा कोरोना, 25 के बाद चलेगा स्पार्स, 28 तक चलेगा स्पार्स। टोटल मिला करके ये 10 डोज लगाएंगे आप लोगों को, सब बूस्टर विस्टर मिला करके। ये जी 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 बोलिए तो बोलिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस षड्यंत्र को उजागर करना है। किसी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको सैनिटाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार के वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताता हूं ये तथाकथित जो लहर की बात चल रही है क्यों हो रही है। वैक्सीन लगाने से लाखों लोग मर रहे हैं देश के अंदर, उसकी वजह से सरकार पे प्रेशर पड़ रहा है। लोग जा रहे हैं सरकार के पास कि भाई हमें पैसा दो, हमें मुआवजा दो। अब सरकार क्या षड्यंत्र कर रही है, वैक्सीन से होने वाली मृत्यु को इस तथाकथित लहर से साबित करेगी सरकारें कि भैया इस लहर से हो रही है। आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो 6 महीने से ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बना रहा है, 6 महीने से। उसे 6 महीने पहले कैसा पता चला कि भैया 6 महीने बाद ओमिक्रॉन की वेव आ जाएगी। ये सब कुछ प्री प्लान है, आपके सामने सब कुछ ओपन है। पता नहीं मीडिया के समझदार बंधु इसको, इस बारे में क्यों नहीं उठाना चाह रहे हैं। आप जैसे इंटेलिजेंट लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया तो सत्य को खोज खोज के लाती है, हम सत्य को खोज खोज के ला रहे हैं। और मीडिया, आप जैसे कुछ मीडिया वाले हैं जो बात उठा रहे हैं, बाकी 99% मीडिया वाले पता नहीं क्यों षड्यंत्र में शामिल है। ये मीडिया फ्लू है, ये मीडिया पैंडेमिक है, ये मीडिया का फैलाया हुआ जाल है। नहीं, लेकिन देखिए 91 देशों में 30 करोड़ लोग बीमार हैं,
तो ये क्या है, इसको कैसे लोग सब देखें? कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। तस्वीरें सामने ये आ रही है, धोखाधड़ी चाइना से चीन तस्वीर आ चीन रही से है, चीन जापान से चीन आ से रही है, हमने यूरोप बात की, से आ हमने रही है, बात की, अमेरिका से आ रही है। हमने चीन के लोगों से बात की, हमारे पास चीन के लोग संपर्क में है, मेरे स्टूडेंट है जो उनके फ्रेंड्स है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कहीं पर हिंदुस्तान के अंदर 10 20 50 लोग भर्ती है और वहां की कोई इमेज दिखा दो चीन में जाकर के भैया देखो हिंदुस्तान में तो लोग बीमार है, सड़कों पे लेके हुए हैं। ये सब पुरानी फाइल से है, पुरानी फाइल से बता बता के बताया जा रहा है। मीडिया के पास पुरानी फाइल्स होती है, उनको बता बता कर डरा रहा है। मीडिया जो है एक हथियार के तौर पर देश के खिलाफ, दुनिया के नागरिकों के खिलाफ, दुनिया की जनता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को दुनिया की जनता को और देश की जनता को समझना होगा और हमें समझाना होगा। जी राजू मिश्रा जी, देखिए बात तो यहां पर इन्होंने जो कहा कि पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था, पैनिक काल था, अचानक लॉकडाउन, संपूर्ण देश में लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 बजे रात में घोषणा की। उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा तथा इसको मैनिपुलेट करके बात पेश करने लगा कि पहले पैनिक चाइना ने बनाया, डराया तस्वीर लोगों को, डर में माहौल में तुरंत आपातकालीन लॉकडाउन लगाया गया, इसलिए लोग घर पे जाने के लिए, कई लोग रास्ते पर मर गए, इधर मर गए, लोग पैनिक हो गए, लोग घबरा गए। आज यही पैनिक का माहौल, जैसे तरुण कोठारी जी बता रहे हैं कि यही पैनिक का माहौल चाइना से फिर तस्वीरें आ रही है। क्या वही 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 बात, वही पन्ना फिर से दोहराया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं तरुण कोठारी जी के एक डॉक्टर होने के नाते वो जिस तरीके से बोल रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि तरुण कोठारी जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सब एक फेक चीज़ है और इस फेक चीज़ के जरिए पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर चाइना बेहद समझदार भी होगा तो ऐसा नहीं है कि उससे समझदार कोई देश इस देश में, दुनिया में नहीं है। मैं मान सकता हूं कि भारतीयों में इतनी चालाकी नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी के देश इतने सजग तो हैं कि चाइना की इस चालाकी को समझ सकते हैं और चाइना की चालाकी का जवाब दे सकते हैं। अभी तरुण कोठारी जी तो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे मतलब अभी देखो, आप डॉक्टर हैं, अगर आपको कुछ बात कहनी है तो उसके साइंटिफिक आपके पास पुरावे होने चाहिए, साइंटिफिक तरीके से उसको देना चाहिए सामने में, तो अच्छा लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपकी बात को सुनने में हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं कोठारी जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत इस मामले में हूँ कि मीडिया जिस तरीके से इसको उछालती है, मीडिया जिस तरीके से इसका प्रचार करती है, सत्यता वह नहीं है। जैसे आज का मैं आपको बता दूं, मैं आज कोरोना का डाटा देख रहा था, आप बोल रहे हो 30 करोड़ और मेरे पास जो अभी डाटा है वो 2 करोड़ का है, 2 करोड़ 8 लाख का डाटा है आज का। और दूसरा जो चाइना का डाटा है, चाइना का, वो टोटल मरीजों की संख्या 4 लाख की है और आज जो चाइना में मरीजों की संख्या आई है वो 2600 समथिंग आई है। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के थ्रू कि चाइना में पर डे 5000 लोगों की मौत हो रही है, 10 लाख मरीज एक दिन में बीमार पड़ रहे हैं, तो ये किस डाटा के आधार पे किया जा रहा है? जो ऑफिशियल डाटा है कोरोना का, जिसको आप पहले से चेक करते आए हैं, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था या भारत में उस डाटा को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से उसी डाटा का सहारा लेके मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये कोई और डाटा का नहीं है, ये डाटा ऑथेंटिक डाटा जो कि बराबर हु के द्वारा जारी किया जा रहा है और हम लोग सब उसको देख करके कोरोना के मरीजों की संख्या पता लगाते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो कोरोना मरीज हैं वो इस वक्त अमेरिका में है, अगर आप उस डाटा को देखेंगे तो उस हिसाब से मेरा कहना यह है कि आपने इंडिया मीडिया को देखा होगा, इंडियन मीडिया को, ये क्या चिल्ला रहे हैं? ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे बाप रे बाप कोरोना से हाहाकार मच गया और चीन में तो लाश गिनना नहीं जा रहा है, टैंकर में लादा जा रहा है, ट्रेन में लादा जा रहा है, डंपर में डाला जा रहा है। इस तरीके का आप बात कर रहे हो। अरे कोई ऑफिशियल आदमी इनसे पूछने वाला नहीं है कि आप इस तरीके से देश के लोगों को कैसे डरा सकते हो? आंकड़ा हमारे सामने है, ऑफिशियल आंकड़ा हमारे सामने है और एक भी गवर्नमेंट का स्वास्थ्य मंत्री ऐसे मीडिया कर्मियों से यह नहीं पूछ रहा है कि आप इस तरह का पैनिक कैसे फैला सकते हो देश के अंदर। और क्यों नहीं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऐसे मीडिया कर्मियों को बैन कर रहा है जो इस तरीके से देश को डराने का काम कर रहे हैं।
जी। मैं आपको केवल चतुर्वेदी साहब इतना बोलता हूं, कोरोना एक बीमारी है, मैं मानता हूं। इसमें लंग्स इंफेक्शन बहुत तेजी से होता है, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि मैं उस बीमारी का शिकार हुआ हूं। लेकिन मेरे डॉक्टर ने, जब मैं 2020 की बात कर रहा हूं, मेरी पूरी फैमिली कोरोना शिकार थी। मेरे लंग्स में 42% का इन्फेक्शन था। उस समय में मेरे डॉक्टर ने जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, मैं थैंक्स टू दैट डॉक्टर, कि वो आता था, खुल के मुझसे मिलता था, खुल के हाथ मिलाता था, बात करता था, मेरे सामने बैठता था, कहता था देखो कोरोना से जीतना है तो सबसे पहले डर को भगाना होगा, डर निकाल दो दिमाग से। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सिंपल सा बीमारी है जिसमें थोड़ा सा लंग्स इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा कॉशन बरत रहे हैं। बाकी तुम देखो, मैंने तुमसे कोई परहेज किया क्या? इस तरीके से वो डॉक्टर मुझे समझाता था, और मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग इंद्रावती हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम लोग सब सकुशल अपने घर पर आए। और एकदम मैं बताता हूं चतुर्वेदी साहब, हम लोगों ने कभी फील नहीं किया कि हम लोग किसी थ्रेट में हैं या हम लोगों के ऊपर कोई खतरा है, कभी नहीं। क्योंकि वहां के डॉक्टर और स्टाफ को मैंने इतना मिलनसार देखा और इतना मिलते हुए देखा, मैंने जिसको बोलते हैं ना कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कितने गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिस गंभीरता का चर्चा मीडिया कर्मियों में द्वारा किया जा रहा था। और ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं, जब कोरोना अपने पिक पे था। तो मैं आपको बताऊं, आज जो कोरोना से मौतें हुई हैं, दो चीजों से मौतें हुई हैं। एक समय में जब ऑक्सीजन की कमी से हुई, जो दूसरा का था, और पहला जो मौत हुआ है वो सिर्फ डर, और जो डॉक्टरों ने जो समय पर इलाज नहीं किया, इतना उसमें खौफ पैदा कर दिया गया कि कोई डॉक्टर, कोई नर्स उस मरीज को ट्रीट करने को तैयार नहीं था। कितने लोग अंतिम संस्कार से वंचित हो गए, कितने लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो चीजें हैं, इस तरह का झूठा आंकड़ा, झूठी चीज, आपको याद है मीडिया में जब शुरुआत हो रहा था तभी ऐसे आता था एक प्रचार की टिंग तो झंग से पूरा कोरोना, फिर टिंग तो झंग से पूरा कोरोना। ये सब चीजें दिखा दिखा करके मीडिया ने जिस तरीके से इसको प्रचारित किया था, मैं उस समय में भी उसका विरोध किया था और लगातार उस चीजों का विरोध कर रहा हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई के धरातल पर खबरों को दिखाए। आज के समय में, अभी आप भी मेरे को बोला ना 30 करोड़, मैं बोलता हूं चतुर्वेदी साहब, अगर आपको किसी ने भी यह जानकारी दिया है तो आपको इस चीज को सबसे पहले, जो डाटा ऑथेंटिक आ रहा है, उस डाटे को पहले चेक कर लेना चाहिए था, उससे मिला लेना चाहिए। देखिए तो हमारे पास कई मीडिया सोर्सेज के जरिए जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। हम कोई अपनी मनगढ़ंत जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको हु का डाटा दे रहा हूं, जो हु का डाटा आपको पर डे आप चेक किया करते थे इसके पहले कोरोना काल में, जिसके आधार पर हम ये बताते थे कि आज इतने नए मरीज आए, इतने एक्टिव केसेज हैं, इतने खत्म हो चुके केसेज हैं, ट्रीट होकर के घर जा चुके हैं। ये सब पर वो जो डाटा जिसमें रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं चतुर्वेदी साहब, देखो ये देश बेहद आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, बेहद आर्थिक परेशानी से। बाकी लोगों को एहसास होता हो या ना होता हो, लेकिन जो लोग छोटे मोटे बिजनेसमैन थे ना, आप उनसे पूछिए हम जैसे लोगों से कि हम लोग किस परिस्थिति से जी रहे हैं। हम लोगों को इस कोरोना ने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोरोना का जिक्र नहीं करना चाहिए? नहीं, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो सावधानियां करनी चाहिए वो कीजिए, लेकिन गलत खबर का सहारा मत लीजिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विरोधक हो, चाहे वो मीडिया हो, किसी को गलत खबर का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में मंदिरों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया, क्या जानकारी मैं नहीं दूं? नहीं, देखिए, अगर आप अंबरनाथ के शिव मंदिर में मास्क कंपलसरी कर दिया, क्या जानकारी नहीं दिया जाए? देखिए, आपको याद है कि जब एक बार सबसे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि एहतियात बरते, सावधानी बरते, या जानकारी देना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन 30 करोड़ लोग पीड़ित हैं और चाइना में पर डे 5000 लोगों की मौत हो रही है, 10-10 लाख लोग मरीज बन रहे हैं। ये गलत आंकड़ा है। नहीं हो सकता है आपके आंकड़े को हम गलत बताए, हो सकता है सही आंकड़ा हो वहां पे। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको मोबाइल में वो आपको आंकड़ा दिखा देता हूं। नहीं, लेकिन तरुण कोठारी जी तो बोले वहां पे कोई बीमार नहीं है, तो तरुण कोठारी की बात सही माने कि आपकी बात सही माने? नहीं, मैं तरुण कोठारी जी से इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। नहीं, मतलब आप जो बोलेंगे वही सही रहेगा। नहीं, बीमारी, बाकी लोग झूठे हैं, बाकी लोग बेकार हैं।
नहीं ऐसे एक नहीं उदाहरण तो आपकी दीजिए, बात को ऑथेंटिक मान लिया जाए। नहीं मैं तो जो हूँ जिसको देखिए, आप फॉलो कर रहे हैं, हु की जिसको बात देख सही रहे हैं, माने या और follow एजेंसियों की कर रहे बात सही माने। देखिए देखिए चूंकि मैं कोरोना से पीड़ित हूं इसलिए कोरोना की नहीं सच्चाई देखिए, कोरोना के नंबर पीड़ित एक। होने की मतलब ये नहीं है कि कोरोना का पूरा साइंटिफिक रिसर्च आपने ही कर लिया है। नहीं ना, नहीं किया, मैं वो बोल बोल रहा तो हूं, वही मैं बोल रहा कह हूं कि साहब यहां पर दो दो डोज लेने के बाद भी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अगर 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 डॉक्टरों की बात सही मानी जाए तो, अगर डॉक्टरों की बात सही मानी जाए, डॉक्टरों ने दवाई लगवाई, दो दो डोज लगवाए, तो फिर बीमार क्यों हो रहे हैं? मेरा कहना सिर्फ यह है कि अगर आपको इसको काटना है कि कोरोना बीमारी नहीं है, साहब देखिए, तो डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने क्या कहा, डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने कहा, आप भी वही कह लें कि डॉक्टर बोले थे कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ना मामूली बीमारी मानो, इसको पैनिक मत मानो। डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने वही कहा, इससे मौत कोई महामारी नहीं। महामारी मतलब कि मौत, महामारी जिससे होने वाले, जिसको हो मौत मर ही जाए, उसकी मौत ही हो जाए, महामारी उसको बोलते हैं। ये संक्रामक है, संक्रामक है जी। नहीं नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड ने इसको पेंडेमिक माना है। नहीं देखिए, अब आप देखिए, आप जो तब आप बोलिए कि जो मीडिया बात बोलती है वो सही है, जो दुनिया ने माना वो सही है। मीडिया ने नहीं, वर्ल्ड ने माना है। वर्ल्ड नहीं तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बातें मीडिया के जरिए आई ना आपके पास। नहीं 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 अच्छा, आपके मीडिया में एजेंसी बैठी हुई है हर जगह पे, हर देशों में, वर्ल्ड के जितने हर देशों में आपकी एजेंसी बैठी हुई है क्या? राजू मिश्रा जी बताइए, या मीडिया के जरिए आपने जाना कि पैंडेमिक के वर्ल्ड बीमारी है? नहीं देखिए, दिक्कत क्या है ना कि हु को आप अगर देखेंगे, हु का अगर आप नहीं देखिए, आपके पास हु होगा, लेकिन यहाँ के पास लोगों के पास लू है, क्या करेंगे ये लोग? तरुण कोठारी के पास अलग भी चीज है, वो एमडी डॉक्टर है। तब तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास आईआईटी होगा, हमारे पास सीआईटी है, ये नहीं कह सकते ना, ये नहीं कह सकते। वही मैंने कहा कि भाई देखिए, हम 50 एजेंसियों से खबरें मिलती हैं, उनका आकलन करते, उनकी चीजों पर व्यवस्था करते, बात करते हैं, तब वो बताते हैं लोगों के पास। हमारा का नाम क्या है कि आप एजेंसियों की बातों पर विश्वास कीजिए, लेकिन आपका काम यह भी है कि थोड़ा फैक्ट्स चेक जो मौजूद है, जो एक सामान्य आदमी भी देख सकता है, उसको तो जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक आंकड़े गवर्नमेंट के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। जो सरकार द्वारा, अभी मान लीजिए चुनाव आयोग कहे कि चतुर्वेदी साहब जीत गए और हम कहें कि नहीं नहीं नामदेव भगत जीत गए, कैसे होगा भाई? नहीं देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है राजू मिश्रा जी, सबका देखने का तरीका, सोचने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई चीज फैक्ट को फैक्ट से आप हटा नहीं सकते। चाइना में, चाइना की सरकार आप नहीं चला रहे हैं, चाइना कितनी बातें छुपाती है शायद आपको नहीं पता, चाइना की कितनी बातें सच्चाई बाहर आती है आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाइना के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं तो। चाइना में इस तरीके से, जहां यहां मीडिया स्वतंत्र, वहां चाइना में नहीं है। चाइना काफी हद तक बातों को छुपाता है, नहीं तो वहां पर वुहान में जिस तरीके से इतनी एजेंसियां जांच करने के लिए गई थी, किस तरीके से लोगों को दिक्कतें आती गई, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। बोलिए अंसार बेग जी। जी नमस्कार जी। कि राजू भाई जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से अलग कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर कोई चीज कहीं, अब अगर इनकी बात से ज्यादा अफवाह भी फैल रही है तो क्या हमको सतर्क नहीं होना चाहिए? जी आप ये बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? अपने लोगों की सुरक्षा करना ये जिम्मेदारी है। हाँ चलिए, मान लीजिए 2 करोड़ भी बीमार हैं, अगर हु के मुताबिक 2 करोड़ भी बीमार हैं, तो क्या 2 करोड़ को हम खतरनाक नहीं मान सकते क्या राजू मिश्रा जी? क्या 2 करोड़ की बीमारी, 2 करोड़ लोग बीमार हैं, इसको खतरनाक नहीं माना जा सकता? हाँ बोलिए अंसार बेग जी। देखिए सर, मेरा ये कहना अब है इसको खतरनाक नहीं बोले, मीडिया बोले नहीं भाई खतरनाक नहीं है, आप टेंशन मत लो, फ्री होकर के घूमो, ऐसा आराम करो, जश्न मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मीडिया का काम तो एहतियात बरतना, एहतियात बरतवाना, जानकारी देना, थोड़ा सा अपने लोगों के बारे में इधर उधर की खबरों को बताना। अब समझना समझाना तो राजू मिश्रा जैसे लोगों का काम है, अंसार बेग जी का काम है, डॉक्टर तरुण कोठारी तो अपनी राय दे सकते हैं। बोलिए अंसार बेग जी। देखिए सर, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा,
सरकार का काम सरकार करेगी, बीमारी जो है वो बीमारी अपना काम करती है। तो हमारा ये मानना है कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, अपने नागरिकों के लिए हमेशा सुरक्षा की बात करेगी, अपने बंदोबस्त की बात करेगी। इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा लगता है कहीं बीमारी आने वाली है तो हमें तैयार रहना चाहिए जी। तो संकेत अगर मिल रहे हैं तो मीडिया दिखा रही है तो क्या सही दिखा रही है ना? अगर कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है तो बता रहे हैं, ऐसे तो नहीं मीडिया दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मास्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, अधिवेशन में मास्क कंपलसरी कर दिया। ये अलग बात है कि और राज्यों ने अभी तक नहीं किया, राज्यों को उन्होंने एहतियात बरतने करने के लिए बोल दिया। अभी 27 दिसंबर को पूरे हॉस्पिटल का जांच होने वाली है कि क्या बेड बराबर है, वेंटिलेटर बराबर है, दवाई बराबर है कि नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था बराबर है कि नहीं है। ये क्यों की जा रही है? कुछ न कुछ तो खतरे के संकेत होंगे। बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। हम तो करें ईश्वर ना करे ऐसी कोई विपदा आए, लेकिन हमको तैयार रहना चाहिए। अगर मास्क का आदेश है तो हम कहेंगे सब लोगों को लगाना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? हमको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। जनता को भी याद रखना चाहिए कि हम कैसे माहौल से निकले, तो हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर उससे होता है तो आप अपना बंदोबस्त बिल्कुल करके रखें। आम जनता को अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी चाहिए। सरकार तो बंदोबस्त करेगी जो करेगी, हमको भी अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए तो सुरक्षा करो अपनी। मास्क से बचाव होता है तो लगाओ। अब बताइए, 2 इंजेक्शन लगने के बाद, बूस्टर लगने के बाद भी अगर दुनिया में फिर फैल रहा है तो फिर समझ से बाहर है कि बीमारी है क्या? फिर तो किसी की समझ में नहीं आई है। देखिए राजू मिश्रा जी, बात एक कही तरुण कोठारी जी को, जो बात में देखिए अगर तर्कों से समझिए तो WHO ने कहा 2 दवाइयां लेने के बाद बीमारी चली जाएगी, बीमार कम होंगे नहीं होंगे। अब फिर भी चौथी लहर है, 2 करोड़ लोग बीमार। आपके हिसाब से चलिए 2 करोड़ बीमार, 2 करोड़ बीमार अगर हैं, 2 दवाई का डोज लेने के बाद, बूस्टर डोज लेने के बाद, तो WHO ने कौन सी दवाई इजाद की, साइंटिस्टों ने कौन सी दवाइयां बनाई, ये दवाइयां इतनी भारी पैमाने पर सरकार ने क्यों लगवाई, क्यों इतने पैसे खर्चे हुए? तो डॉक्टर तरुण कोठारी का सवाल उठाना वाजिब है कि नहीं है? और दूसरी बात, केंद्र सरकार, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मास्क लगाना अब जरूरी है, खुद लगाना शुरू कर दिए, लोकसभा में लोगों को कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में, एकनाथ शिंदे की सरकार में यहां पर बिल्कुल फिक्र नहीं है। अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, कोई मास्क की जरूरत नहीं है, कोई लगाया नहीं जा रहा है, गाइडलाइन कोई जारी नहीं हुआ है। लोग अब यहां तक कि गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई जी ने तो कह दिया 31 की जश्न पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या कोई बहुत बड़ा खतरे का इंतजार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी? बताइए थोड़ा। या उस बात पर अपना अमल कर रहे हैं कि अब तक की पिछली जो सरकार थी वो पाबंदियां लगाती थी, लॉकडाउन लगाती थी, व्यापार बंद था, हमने दिवाली जो रात कर दिया, हमने गणपति जो रात कर दिया, तो हम कैसे थोरात करें? बताइए थोड़ा वैभव भरकर जी। जरूर बताऊंगा। हाँ, जोरात इधर कोरोना भी जोरात, एकदम जोरात बताऊंगा। ये आपका और हमारा नसीब है। आज अगर पिछली सरकार रहती तो कोई गले में पट्टा पहनकर, शॉल लपेटकर आकर आदमी बैठ गया रहता, फेसबुक के माध्यम से पूरा महाराष्ट्र चलाने की बात करता, पूरा लॉकडाउन हो गया रहता, सबकी नौकरियां, खाना पीना, स्कूल, एजुकेशन, लाइट बिल, सबका सत्यानाश हुआ रहता। किंतु आज महाराष्ट्र में जो सरकार है, उस सरकार ने विधान भवन में लोगों को जिम्मेदारी के साथ कहा कि हमारे देश में अभी ये जो वेरिएंट्स है, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आए जिसकी वजह से तकलीफ हुई, ये वेरिएंट से हमारे देश में कोई नुकसान होगा ऐसी संभावना कम है। फिर भी हमें सतर्कता रखनी चाहिए। इस माध्यम से मॉक ड्रिल हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पूरा स्टाफ, मेडिकल का स्टाफ वो तैयार है कि नहीं, उनको एक तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है। अब राजू मिश्रा जी पूछेंगे मॉक ड्रिल करके क्या आप डरा रहे हैं लोगों को? बिल्कुल नहीं, ये हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से तैयारी करना भी तो एक डर पैदा करना होता है साहब। आप मॉक ड्रिल का तैयारी कर रहे हैं और मीडिया में बातें आ रही हैं, मीडिया में आप वहां पे मैसेज दे रहे हैं तो लोग पैनिक तो हो गए ही। नहीं, ये बातें मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ, ये बातें गलत है। मॉक ड्रिल केवल हमारी पूर्व तैयारी है। कल को अगर कुछ बड़ी समस्या अगर होने के चांस, संभावना बहुत कम है भारत में,
फिर भी हुआ, भरोसा तो अभी हमें भी दवाई तैयार पर रहना नहीं है। चाहिए। भरोसा अभी भी दवाई पर नहीं है, वैक्सीन पर दवाई, भरोसा अभी भी नहीं है। देखिए मैं फिर से एक बार कहता हूं, कोरोना के पिछले 4 सालों में अलग अलग वेरिएंट्स नजर आए, उन अलग अलग डॉक्टर साहब साथ में बैठे हैं, हाँ, वो तो आपको वो तो बोल मुझसे रहे हैं ज्यादा कि इसमें 14 एक्सप्लेन दवाइयां कर लगेगी, सकेंगे। 2025 सुनो, तक चलेगा ये, तो इसका मतलब मेरी वो पूरी सही बोल बात रहे हैं। सुनो। आपको अगर सर्दी हो गई तो आपको सर्दी की दवा दी जाएगी, आपके आंख में प्रॉब्लम हुआ तो आपको आंख की दवा दी जाएगी, आपके दिल में प्रॉब्लम हुआ तो आपको दिल की दवा दी जाएगी। ऐसे अगर हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, तो अलग अलग अंगों के साथ अलग अलग बीमारियां हमारे साथ है। और अगर तो वहम हो जैसे गया कोरोना तो, के वेरिएंट्स पिछले और 4 अगर साल वहम हो में, गया तो वहम तो जिसकी जिसकी समस्या है, सरकार ने तो नहीं कहा है आपको कि आप वहम में रहो। हमने तो खुल के कहा इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, अब इस लोग वजह डर से गए तो हमारे क्या पास करेंगे? अब तक ऐसा, पिछली बार तो डरा करके कितने लोगों को मारा गया। वो आपकी सरकार, आपको पिछली सरकार को आप जरूर पूछे। आज शिंदे साहब ने खुलकर आपको बता दिया है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, आने वाली समस्या हमारे पास उस चीजों का इतना इफेक्ट नहीं होगा, उस फिर भी हम सरकार में तैयार एकनाथ है। शिंदे जी भी और थे, आज हम तैयार, उस सरकार में सरकार एकनाथ के शिंदे माध्यम जी से भी हम, थे। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सरकार के माध्यम से लोगों की जान बचाना, उनको आर्थिक नुकसान ना हो। पूरे वर्ल्ड में, पिछले राजीव जी ने कहा ये बात सच है, पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी चल रही है, पर हमारे देश में अभी तक उस तरीके का कोई हमें नुकसान नहीं हुआ है। और इस कंडीशन में अगर लॉकडाउन की तरफ हम जाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के साथ हम भी आर्थिक मंदी के चक्कर में फिर से फंस सकते हैं, और इसका पूरे देश को, सामान्य लोगों को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज हमारी सरकार आपको ये बता रही है कि अगर चाइना में इस तरीके की परिस्थिति है, पर इस वेरिएंट से हमारे देश में, हमारे लोगों के ऊपर उस तरह से ये इफेक्ट नहीं दिखाएगा, फिर भी हम तैयार है। हमारे हॉस्पिटल, हमारी मेडिकल एजेंसी इन सब चीजों के लिए, और उसको किसी तरह से पूर्व तैयारी करनी है, इसलिए मॉक ड्रिल चल रहा है। पर इस मॉक ड्रिल का आप लोगों के माध्यम से कुछ लोगों को गलत बताया जा रहा है कि लोगों को डराना या आने वाली बीमारियां है, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी मेडिकल एजेंसी को तैयार कर रहे हैं कि अगर देश में कुछ इस तरीके से मुसीबत आई तो हमें किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो बोल दीजिए कि भाई डरने की जरूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं आने वाली, हम तो अपनी खाली तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एकदम निश्चिंत जी रहें। बिल्कुल नहीं, आरोग्य मंत्री ने खुलकर बोल दिया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, केवल हमें प्रिकॉशंस को अपने साथ रखना है। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र में हमें मास्क गर्मियों की कंपलसरी जगह नहीं पर होगा। मास्क रखना है। महाराष्ट्र में हाँ? महानगर पालिका ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि एहतियातन मास्क लगवाना कंपलसरी किया जाए, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। तो मास्क कंपलसरी करेगी आपकी सरकार की नहीं करेगी? क्योंकि फिर से बीएमसी के जो है कमांडो घूमने लगेंगे पेनल्टी लेने के लिए। देखिए मैं फिर से एक बार आपसे कहता हूं, लोगों ने खुद से अपनी जान माल की रक्षा के लिए मास्क लगाना जरूरी है। अगर उन्हें, पर इस करीब पेंडेमिक परिस्थिति पिछले जैसी अपने पास अभी नहीं है कि हमें स्कूलों बंद करनी पड़ेंगी, ट्रेनें बंद करनी पड़ेंगी, हमें कंपनीज बंद करनी पड़ेंगी, व्यवसाय, नौकरी, धंधा। आप प्रिकॉशंस ले, गर्दी से बचे, भीड़ भाड़ से बचे। तो आप अभी बोल रहे हैं, बाद में बोलेंगे लोगों ने सुना नहीं इसलिए मुझे कंपलसरी करना पड़ रहा है। देखिए मैं फिर से एक बार कहता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ विधान भवन में जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें आरोग्य मंत्री ने इस बारे में, हमारे मंत्रियों ने, प्रशासन ने इस बारे में जवाब दिया हुआ है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, केवल हमें प्रिकॉशंस रखने हैं जी। और कोई भी किसी भी तरीके की कोई सख्ती महाराष्ट्र में नहीं की गई है। आप जो कह रहे हैं ऐसी ऐसी कोई टीम आपकी घूम रही है जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो अभी तक मैं भी आज ट्रेन से 3 बार बॉम्बे कल से जाकर आया। नहीं, अभी तो मैं अभी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी यही सिलसिला शुरू होने वाला है। देखिए ये बीमारियां है, इसको आपके और मेरे हाथ में नहीं होता है। ये नेचुरल जो चीजों सामने आती है, तो नैसर्गिक आपत्तियां जब आती है तो उसको उसी तरह से हैंडल करना पड़ता है। किंतु अभी तक हमारे देश में या हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में इससे इतना बड़ा कोई खतरा हमारे सर पे नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ खतरा हुआ तो महाराष्ट्र शासन की ओर से हम लोग तैयार रहने की पूरी कोशिश, और हम लोग तैयार है। चलिए, मतलब आपने बीच का रास्ता भी बना लिया, तैयार है मतलब पाबंदी लगाई भी जा सकती है अगर लोग एहतियात नहीं बरते तो। बोलिए प्रजापति जी, भरत जी देखिए, बड़े बारीकी शब्दों से वैभव भरकर जी पतली गली से रास्ता बना लिए।
कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन खतरा अगर बढ़ा तो तैयारी पूरी रहेगी। मतलब संकेत मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो सीधा संकेत छोड़ दिया, राज्यों को अलर्ट कर दिया है, राज्यों को अलर्ट कर दिया। अब राज्य की सरकार क्या करेगी? महानगर पालिकाओं को अलर्ट कर देगी। महानगर पालिकाएं क्या करेगी? अपना पाबंदियां शुरू कर देंगी। अब कर्फ्यू का दर, मास्क का दौर सिलसिला शुरू हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही भरत जी, आवाज नहीं आ रही है। चलो आवाज थोड़ा ठीक करिए। तो डॉक्टर तरुण कोठारी जी के पास एक बार फिर हम चले जाते हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, आपने सबको सुना, राजू मिश्रा जी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है कि आप एक डॉक्टर के नाते ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये बीमारी है ही नहीं। मिश्रा जी ने जो बात कही है, ये बीमारी है कि नहीं? महामारी आप नहीं मानते, बीमारी है कि नहीं? आ रहा उसी पे आ रहा हूं मैं। मिश्रा जी ने कहा कि उनके जो डॉक्टर थे उनका बड़ा अच्छा ख्याल रखा, उनसे डिस्टेंस नहीं रखी, उनसे बात करते रहे। लेकिन चूंकि वो हो सकता है थोड़े बड़े व्यक्ति हो, लेकिन इस देश के 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने, नर्सों ने कैसा व्यवहार किया? 10-10 फीट दूर से 10-10 फीट दूर से उनको देखा गया, उनको हाथ नहीं लगाया गया। फोर्थ क्लास जो झाड़ू पोछा लगता है, झाड़ू पोछा करता है, वो इंजेक्शन लगा रहा था, वो दवाई ले रहा था। मैं पहले ही दिन से कह रहा था कि ये ऐसा मत करो। मैं सबसे कह रहा था कि डॉक्टरों से कहता भाई हाथ लगाओ मरीज के, उसको गले लगाओ, उससे बोलो कि चिंता की बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह इतना बड़ा षड्यंत्र खेला गया दुनिया के साथ, देश की जनता के साथ, कि डॉक्टर्स मीडिया के जो फैलाए हुए जाल में इतने फंसे कि अपने मरीजों के साथ 10-10 फीट की दूर रखी। मिश्रा जी बच गए, मिश्रा जी का परिवार बच गया। क्यों बचा? क्योंकि कोरोना तो कुछ था ही नहीं खतरनाक, डॉक्टरों ने सपोर्ट कर दिया, बच गए। लेकिन वो बता रहे हैं कि उनका लंग्स 42% इन्फेक्टेड हो चुका था, फिर भी नहीं मरे, फिर भी नहीं मरे। कोरोना यानी बीमारी है कि नहीं? ये जिंदा है, पे असर करता है ना? ये जिंदा है। इस बात का सबूत है कि कोई महामारी नहीं थी। देयर वाज नो पेंडेमिक। पेंडेमिक का झूठा नाटक खेला गया। अब मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से 10 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन राजू मिश्रा जी महामारी नहीं बोले, पेंडेमिक बोल रहे हैं, और आप बोले पेंडेमिक भी नहीं है। पेंडेमिक महामारी वो एक ही वर्ड होता है, उसका हिंदी इंग्लिश को करते हैं। नहीं, अब मैं आपको राजू मिश्रा की भाषा में एक पेंडेमिक है, आपकी भाषा में महामारी है। दर्शकों को बताइए पेंडेमिक है कि महामारी है? मीडिया वाले क्या बताएं? देखिए, मैं आपकी मीडिया की बात नहीं करूं, आपने तो काफी दोनों पक्षों को रखा है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत कम मीडिया वाले जो दोनों पक्षों को रख रहे हैं, लेकिन 99% मीडिया वालों ने पैसा खा करके एक नरेटिव गढ़ा है। वो नरेटिव को दोनों लोगों के दिमाग में बिठाया कि भैया इतने मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो तथाकथित वेव की बात चल रही है, उसको लेकर भी अभी मुझे मिश्रा जी ने कहा था कि आप कुछ सबूत दिखाइए। ये हमारे पास सबूत है कि भारत सरकार ने 2017 में 2018 के अंदर महामारी तो आपके हिसाब से महामारी तो 20 में आई है, लेकिन भारत सरकार 19 के लास्ट में आई है, हिंदुस्तान में तो 20 में आई है ना। जी। तो भारत सरकार ने इस महामारी के संबंधित डायग्नोस्टिक किट्स और संबंधित जितने भी जांच उपकरण है वो 2017 में ही कुछ देशों ने इंपोर्ट किए, कुछ देशों ने एक्सपोर्ट किए। देखिए राजू मिश्रा जी, आंकड़ा, देखिए राजू मिश्रा जी, 2017 का आंकड़ा है। 17 में, फार्मेसी, 18 में फार्मेसी स्कैम भी बताया जा रहा है। देखिए थोड़ा सुनिएगा। ये आंकड़ा है 18 का। ये इंडिया का आंकड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सारे ऑथेंटिक एविडेंस है मिश्रा साहब। हम बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कर रहे हैं, एविडेंस साथ लेके चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया गया है। अब मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए कहीं पर कोई एक कुछ दो बात हो रही है और उसको आप
10 लाख गुना 1 करोड़ गुना करके बता दो, तो उसको उस प्रकार से किस प्रकार से लिया जाएगा? इसी चीज को लेकर के मैंने 10 सवाल, आज की तारीख के 10 सवाल मैंने प्रश्न पूछे हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपके चैनल अगर मुझे इसको अनुमति देगा तो मैं सवाल पूछूंगा, ताकि आपके माध्यम से देश की जनता को इन प्रश्नों का उत्तर मिल सके। मैं ये देश की जनता की तरफ से प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये है कि जो बीमारी आपके साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस बात को सुने, इन सवालों को नोट कर ले और हमें उसका उत्तर दें। जो बीमारी दिसंबर 2019 से बताई जाती है और हिंदुस्तान में 2020 से बताई जाती है, उसके डायग्नोस्टिक किट एवं अन्य जरूरी सामान भारत ने 2017 में 2018 में कैसे आयात किए? नंबर 2, राजू मिश्रा जी के पास इसका होगा, ये कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से बताएंगे। मैं आपको 10 सवाल में आया होगा। सवाल पूछ लेता हूं, फिर आप एक साथ उत्तर बता देना मुझे। जी, नोट कर लीजिएगा राजू मिश्रा जी, ताकि दर्शकों को क्लियरिफिकेशन करना है आप लोगों को। जी, सवाल नंबर 2, जो भरत जी आपके पास आ रहे हैं, रुके रहेगा भरत जी। हाँ, बोलिए। जो आरटीपीसीआर टेस्ट 50% तक गलत होता है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट पपीते का पॉजिटिव आ सकता है, अनानास का पॉजिटिव आ सकता है, बकरी का सैंपल पॉजिटिव आ सकता है, चिड़िया का पॉजिटिव आ सकता है, सिंपल पानी का पॉजिटिव आ सकता है, उस आरटीपीसीआर टेस्ट के आधार पर किसी को आइसोलेशन या क्वारंटाइन कैसे किया जा सकता है? जी। सवाल नंबर 3, जी। जब तथाकथित टीका की पहली 2 डोज से कोई सुरक्षा नहीं मिली, तो बूस्टर से कैसे सुरक्षा मिलेगी? सवाल नंबर 4, जो कोरोना का टीका की जो आपातकालीन स्वीकृति थी, वो 1 जनवरी 2021 को मिली थी और सीरम इंस्टीट्यूट ने उसके 8 महीने पहले मई जून 2020 में ही 5 करोड़ डोज तैयार करके रख ली एडवांस में। वो कैसे तैयार करके रखी उसने और क्यों रखी? सवाल नंबर 5, सीरम इंस्टीट्यूट पिछले 6 महीने से ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट को कैसे पता चला कि 6 महीने बाद ओमिक्रॉन की वेव आएगी? नहीं, ओमिक्रॉन तो पहले आएगा ना, पिछले साल तो ओमिक्रॉन नहीं था ना साहब। ये अभी ओमिक्रॉन की वेव बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन की स्पेसिफिक वैक्सीन आई है अभी। जी। सवाल नंबर 6, क्या यह तथाकथित महामारी दिसंबर 2024 से लेकर के मार्च 2025, इसका जो टाइम है 24-25 तक चलेगी? मैं ये बात 3 साल से कह रहा हूं कि 24-25 तक चलेगी, 3 साल तो हो चुके हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? मैं उनसे पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको 3 साल से बोल रहा हूं और मेरी बातें सही हो रही है आपके सामने। ठीक है। सवाल नंबर 7, क्या 2025 से 2028 के बीच, 2025 से लेकर 2028 के बीच में स्पार्स नाम की नई पेंडेमिक आएगी? क्योंकि उसकी घोषणा हो चुकी है, सरकार तैयारी कर चुकी है स्पार्स पेंडेमिक की। तो क्या स्पार्स पेंडेमिक आएगा 25 से 28 के बीच में? सवाल नंबर 8, कई लोग वैक्सीन से मारे गए हैं, कई लोग वैक्सीन से मर रहे हैं। वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए, साइड इफेक्ट्स के लिए लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या इस लहर के माध्यम से यह साबित किया जाएगा कि जो मौतें हो रही है वो वैक्सीन से नहीं हो रही है, इस चौथी लहर से हो रही है? जी। सवाल नंबर 9, चलिए ठीक है, अभी सारे सवालों का जवाब देने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप सवाल 8 प्रश्न है, इन 8 प्रश्नों के उत्तर आप जनता को दीजिए, हम भी समझेंगे और देश की जनता भी समझेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए राजू मिश्रा जी, थोड़ा 1 मिनट। भरत जी कुछ बोल रहे थे। भरत जी आपकी आवाज आ रही बराबर, थोड़ा 1 मिनट भरत जी। हाँ, नमस्ते चतुर्वेदी जी। और हमारे सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए चतुर्वेदी जी, ये सरकार का रवैया देखिए। जब हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने पहली कोरोना का वेव आने वाला था, उसी टाइम पर संसद में सतर्क किया था कि भाई इस देश के हालात इस तरह हो सकते हैं, आप सतर्क होइए। तब हमारे नेता का इन्होंने मजाक उड़ाया
और आज जिस तरह से चाइना में इतना कुछ है नहीं, कहीं कुछ छोटे से एरिया में अगर कुछ हो गया तो उसी को कोरोना बताकर आज हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जो नफरत के खिलाफ, देश की बेरोजगारी के खिलाफ, देश के युवान जो बेरोजगार हैं, महंगाई के खिलाफ जो यात्रा को समर्थन मिल रहा है लोगों का, उस यात्रा को रोकने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी पत्र लिखते हैं कि भाई आप कोरोना आपने पहली बार बोला नहीं माने तो आप उंगली उठा रहे हैं, तो अभी कम से कम पहला बीमारी आया, पहला मरीज आया तो सख्त कदम तो उठाए, नहीं तो बोलेंगे पहला आया तो क्यों नहीं किया उन्होंने। नहीं, सुनिए चतुर्वेदी जी, वही बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मतलब आपके साथ तो पहले आपके खिलाफ किया जाए तो गलत है, आपके साथ अच्छा किया जाए तो अच्छा है। नहीं, गलत। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि भाई तो राहुल गांधी की बात को माना जाए तो सब सही है। नहीं, सुनिए ना, माना ना, आखिर मानना पड़ा ना, लेकिन वो किस तरह से माने। आज देखिए ना, लोगों चाइना से रोज 60 प्लेन यहाँ भारत आ रही है, वहां चिट्ठी भेजना चाहिए था। रोज चाइना से 60 प्लेन यहाँ आ रही है, तो चाइना के यहाँ अभी सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। चतुर्वेदी जी देखिए, इसके अंदर अभी तक डॉक्टर भी कुछ, साइंटिस्ट भी कुछ नहीं बता पा रहे, और हमारे मंत्रियों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉलेज है कि क्या है। बाकी ठीक है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। मैं ये पर्सनली अपना व्यू दे रहा हूँ, सब भगवान भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे है। ठीक है, आने वाले वक्त पे क्या होता है कोई पता नहीं। तो राहुल गांधी के भरोसे नहीं रहना है सरकार। नहीं, राहुल गांधी जी के हाथ में अगर पावर होता तो ये नौबत ही नहीं है। राहुल गांधी बोले बीमारी नहीं है कुछ, ये तो बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए आप ही बोल रहे हो, तो बात मान लिया जाए कि भाई छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी जी गारंटी ले रहे हैं। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि चाइना से रोज 60 प्लेन आ रही है, तो चिट्ठी आप बताइए चाइना वालों को भेजना है कि जहां 1000-2000 लोग भारत जोड़ो यात्रा में मास्क वो सब पहनकर चल रहे हैं, या तो समझो कि उसका प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, सावधानी बरत कर चल रहे हैं, वहां भेजने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, तो चाइना को 60 प्लेन, उन्होंने यही सावधानी बरतने के लिए तो चिट्ठी लिखा, तो क्या बुरा कर दिया? सावधानी नहीं, बौखला गए हैं। जिस तरह से माननीय श्री राहुल गांधी जी को जन समर्थन मिल रहा है, उनकी बौखलाहट है कि 2024 में कुछ ना कुछ सत्ता पलट होने जा रहा है। खाली 1000-2000 से समर्थन हो गया? नहीं, अरे आप चतुर्वेदी जी, 1000-2000 की बात नहीं है, यहाँ लाखों लोगों का समर्थन है, करोड़ों लोगों का समर्थन है। अच्छा, मतलब यात्रा में लाखों लोग आ रहे हैं? आज आप बताइए, यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं कि हजारों लोग? यात्रा में लाखों लोग, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, और यात्रा अब आप बोले हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या इतना पैंडेमिक होने की जरूरत है? अभी आप बोले लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, वही आप बोलने ही नहीं देते हो, तो आगे की बात नहीं, आप बता रहे तो मैं बोल रहा। भाई साहब राजू मिश्रा जी हंस रहे हैं आपकी बात सुन करके। नहीं, हंसने दीजिए, उनका काम है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके अलावा हमारे देश में कई कोने कोने में जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर, तालुका स्तर पर, राज्य स्तर पर भी वहां यात्रा चल रही है। तो इस तरफ से लाखों करोड़ों लोगों का समर्थन है माननीय राहुल गांधी जी। तो आप अगर ये समझ रहे कि उनके साथ में तो आपकी अच्छा, वो बात है। और रही बात, तो यात्रा रोकी तो नहीं गई है ना, यात्रा तो चली रही है, यात्रा रोकी कहाँ गई है? मैं वही बोल रहा हूँ चतुर्वेदी जी, आप कोई भी आदमी, साधारण आदमी से पूछ लीजिए कि चाइना में एक कोरोना 3 लाख लोगों का आ गया है, और चाइना से रोज भारत में 60 प्लेन आ रही है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 3 लाख कहाँ आ रहा है? 2000 आ रहा है। नहीं, सुनिए ना, 3 करोड़ तो आने वाला है, बता रहे हैं ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पहली चिट्ठी चाइना को लिखनी चाहिए या हमारे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में लिखनी चाहिए। ये साधारण व्यक्ति को आप पूछिए, वो जवाब दे देगा। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। जो लोग नोटबंदी के फायदे गिनाते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे। जो लोग किसान कानून के फायदे गिनाते थे, वो बाद में किसान कानून वापस लेने के बाद में उसके नुकसान क्या क्या थे वो गिनाने लगे। ये वही लोग हैं जो देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, और जनता सब समझ चुकी है। ये महाराष्ट्र में कोई पाबंदी नहीं है, तो अच्छी बात है।
नहीं, महाराष्ट्र की जनता सतर्क है चतुर्वेदी जी, आप देखेंगे, खासकर हम अच्छा, मुंबई में रहते मतलब तो अभी मुंबई में सरकार काफी बदली तो सतर्क हो गई, पहले सतर्क नहीं थे, पहले तो नहीं, पाबंदी नहीं। लग जाती थी। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, लोग अपने हिसाब से सतर्क रहते हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ, सरकार अगर कुछ कहती कुछ करती तो लोग मानते थे। सरकार का काम बनता है, जवाबदेही बनती है कि लोगों को बताया जाए, लेकिन नहीं बताया है। उन्होंने अपने में ही मस्त है उन लोग, वो समुद्री वे एक्सप्रेस पे ही मस्त है, वहां मर्सिडीज गाड़ी चलाएंगे। वही तो घोटाले के साथ में बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा था, तभी तो ये सरकार का तख्ता पलट हो गया। चतुर्वेदी जी ठीक है, वो सब बातों पे जाना नहीं है हमें, लेकिन कहने का एक ही चीज साफ है कि आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन से बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जितने भी हैं, सब बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। अगर नहीं होती तो माननीय श्री राहुल गांधी जी को पत्र नहीं लिखते कि कोरोना आ गया भाई बंद करो। ठीक है, राजू मिश्रा जी, राजू मिश्रा जी, करिए करिए, क्लियर करिए, बहुत सवालों के जवाब देने हैं आपको। अंसार बेग जी भी आपकी बातों का इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। बोलिए बोलिए राजू मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रहा आपको? नहीं, अभी मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं वैभव गरटकर जी का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने यह चिंता जरूर जता दी है कि कोरोना का खतरा भारत पर भी मंडरा सकता है, ये उन्होंने चिंता जताई है। दूसरी चीज कि वैभव गरटकर खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी मॉक ड्रिल कर रही है, ये उनका कहना है। फिर मेरे को बताइए चतुर्वेदी जी कि 24 तारीख और 25 तारीख को सुबह 5 बजे तक बार खुले रहेंगे, ये किसका डिसीजन है? ये इसी महाराष्ट्र सरकार का डिसीजन है ना। तो फिर क्यों मॉक ड्रिल कर रहे हो? अगर आपको लगता नहीं है कि कोई खतरा है, ऐसा क्या है कि 5 बजे तक बार खोल करके आप इस राज्य को क्या ऐसा देना चाहते हो कि आपको कोरोना का खतरे के लिए मॉक ड्रिल भी कर रहे हो और बार को 5 बजे सुबह तक चालू रखने का इजाजत भी दे रहे हो? तो ये तो सरकार की काम कार्यशैली के तरीके हैं। अब रह गई बात कोठारी आपके जवाब की। मैं आपको बता दूं, कोठारी साहब ने एक लिस्ट दिखा करके कहा कि भाई जो कोरोना से संबंधित जो भी डायग्नोसिस के जो आइटम्स थे, उसका आयात सरकार ने 2017-18 से ही कर दिया था। अब मेरे को मैंने वो लिस्ट में ये जाना नहीं कि क्या पीपीई किट भी मंगाया गया था, और पीपीई किट मंगाया गया था तो कितने पैमाने पर मंगाया गया था, दस्ताना मंगाया गया होगा, मान लो मास्क मंगाया गया होगा। ऐसे जो किट जो कि मान लीजिए कोरोना के समय में सबसे ज्यादा शामिल हुई, या वेंटिलेटर मंगाया गया होगा, या मान लीजिए आरटीपीसीआर की जो मशीन थी वो कितनी मंगाई गई, ये सब अगर जानकारी कोठारी साहब के पास अगर एकत्र है तो मैं बोलता हूं सही माने में यह एक गंभीर विषय है और बेहद गंभीर विषय है। और मुझे आश्चर्य है, अगर कोठारी साहब इकोनॉमिकली कमजोर नहीं है, अगर आर्थिक रूप से उनकी कमजोरी नहीं है, तो मुझे आश्चर्य है कि अभी तक इन्होंने इसको लेकर के एक पीआईएल क्यों नहीं दाखिल किया। एक पीआईएल इनको दाखिल करना चाहिए था कि भाई आखिर क्या कारण है कि भारत सरकार इतने पहले से ऐसी ऐसी चीजें मंगा रही थी और ऐसी ऐसी चीजों की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए मेडिकल सामान है, तो मेडिकल सामान का आयात निर्यात तो आपको मालूम है 10 लाख करोड़ का कारोबार है। 10 लाख करोड़ का कारोबार है इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स का और मेडिकल दवाइयों का। आप मेरे को बताइए, जहां 10 लाख करोड़ का कारोबार है, वहां आप यह मान के चलिए कि 8 लाख करोड़ तो आपका आयात होता होगा। नहीं, आरटीपीसीआर का भी, आरटीपीसीआर का भी नहीं, आरटीपीसीआर नहीं, 10 लाख करोड़ का टोटल मेडिकल कारोबार नहीं। मैं आरटीपीसीआर कब से इजाद हुआ, वही मैं जानना चाहता हूं कोठारी साहब से, क्योंकि मेरे पास उसका कोठारी जी और राजू मिश्रा जी को थोड़ा आमने सामने कर दीजिए। जी जी, कोठारी जी और कोठारी जी बात कर लीजिए, दोनों लोग साथ साथ में बात कर सकते हैं, समय कम है। कोठारी साहब शायद आपने मेरा सवाल सुना होगा, उसका जवाब मैं आ रहा हूं आपके जवाब पे आ रहा हूं। मैं कोविड-19 पैंडेमिक से संबंधित डायग्नोस्टिक किट्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं साधारण मेडिकल इक्विपमेंट्स या जो डे टू डे मेडिकल इक्विपमेंट्स का जो आयात निर्यात होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक साल होता है, पिछले सैकड़ों वर्षों से आयात निर्यात होता होगा, उससे बात नहीं कर रहा हूं।
कोविड-19 पैंडेमिक से संबंधित आइटम्स, आरटी-पीसीआर टेस्ट, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स 2017 में 2018 में कुछ आयात किए गए, कुछ निर्यात किए गए, किस किस देश से आयात किए गए, कितना कितना टन्स में आयात किए गए, सब कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर है। कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाए? राजू मिश्रा का जवाब है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे गया, सब डॉक्यूमेंट लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने लेटर लिखा, सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनके घर पे स्पेशली मिलने गया, उनको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके बाद में उन्होंने मेरी उसको पीआई में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक वो घूम रही है, पता नहीं कहाँ घूम रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा, मुझे समय नहीं मिला। मैंने 450 से ज्यादा ईमेल किए मीडिया वालों को, एक भी मीडिया वाले ने मेरे ईमेल का जवाब नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल किया, मैंने देश के होम मिनिस्टर को ईमेल किया, देश के स्वास्थ्य मंत्री को किया, देश के तमाम राज्यों के चिकित्सा मंत्री को, मुख्यमंत्री को ईमेल, किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बोलिए राजू मिश्रा जी, की बात करें, राजू मिश्रा जी, देखिए चतुर्वेदी साहब, कोठारी साहब जो एक बात बोल रहे हैं ना, अगर वो बात सत्य है तो बेहद भयानक है। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल ले लिया। पीआईएल ले लिया तो कोठारी साहब प्लीज आप केवल उस पीआईएल का नंबर बताइए, क्योंकि उस नंबर को बताएंगे तो मैं कोर्ट लड़ता हूं। मेरी बात सुनिए, हमने चीफ जस्टिस के घर पे जाकर लेटर दिया, बाद में वो लेटर घूमता रहा, कभी इसके पास कभी इसके पास, आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई हुई, हम पूछताछ करते कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो हमने लेटर चीफ जस्टिस के घर पर जाकर दिया था, यह सोच के दिया था कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर। चीफ जस्टिस साहब के घर पर जाके मिलकर आया हूं। मैंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, मैंने तमाम ईमेल किए, आज दिन तक कहीं कोई जवाब नहीं आता है। चलिए ठीक है, अभी आप सारे डॉक्यूमेंट आप राजू मिश्रा जी को भेजिए। राजू मिश्रा जी इस बात पर जरूर अमल करेंगे और तुरंत मुझे लग रहा है कि महीने भर में कुछ न कुछ इसका फैसला लेकर के आ जाएंगे। राजू मिश्रा जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, कोठारी साहब जो बोल रहे हैं ना, वो पीआईएल का तरीका है ही नहीं। अगर इन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा भी था तो ये चीफ जस्टिस के कार्यालय में एक आरटीआई डाल सकते थे कि मैंने इतने तारीख को आपको ऐसा ऐसा खत लिखा था, उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, हमको उसकी जानकारी सारे ऑफिशियल नोटिस के साथ दे दीजिए, तो आपको मिल जाता था। तो इसमें 3 साल गंवाने की जरूरत नहीं थी, 2 साल गंवाने की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनता देश में। इस देश में कोई न्यायपालिका आपकी नहीं सुनती है। इस देश में केवल मीडिया नैरेटिव चल रहा है, बस मीडिया है, ऊपर से आदेश मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, सब कुछ बंद है। हमने 450 ईमेल किए, एक भी ईमेल का जवाब नहीं मिला आज दिन तक मुझे। चलिए ठीक है, ईमेल हवा में ही रहते हैं साहब, आकाश के जरिए आई हुई चीज आकाश में रह जाती है, उसको जमीन पर उतारिए, ग्राउंड स्तर पर उतारिए। अंसार बेग जी क्या बोलेंगे? वयोवर्कर जी के ऊपर सवाल उठा दिया राजू मिश्रा जी ने, सरकार तो ऐसे ही चलते जे रहे। राजेश मिश्रा जी बताइए। अंसार बेग जी एक लाइन में थोड़ा बोलिए, हमारे जाने का वक्त है। क्या बोलेंगे? सरकार सुनती नहीं। देखिए, सरकार का काम है, सरकार अपने जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। सरकार कोई भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, वो बखूबी निभाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सब किया जा रहा है क्या? भरत प्रजापति ने बोल दिया। ये तो देखिए, भरत भाई कुछ भी बोल सकते हैं, तो कहाँ उनके लिए मना किया भैया? आप सुविधा जो भी है, चाइना से आने वाले फ्लाइट को अभी तक क्यों नहीं बंद किया गया? खतरा इतना है, लोग विचार कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार ने चेतावनी दी है कि अपनी सुरक्षा के लिए, कि हमको हमारे देश की सुरक्षा, जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो बाखूबी करने में लगी हुई है, तो इसमें गलत कहाँ है? नहीं करना। बीमारी को न्योता देते रहेंगे, चाइना से लोग आते रहेंगे, फ्लाइट आती रहेगी, भारत में लोग बीमार होते रहेंगे। देखिए, सरकार का जो बाखूबी जिम्मेदारी से निभाएगी, जो चीज होगी चेकिंग करनी पड़ेगी चेकिंग होगी, लॉकडाउन करना पड़ेगा तो उसका इंतजाम सरकार करेगी। मतलब लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया करेगी। जब करेगी तो खाली आप थोड़ी बच जाएंगे, या आप अपने आप को अलग काट देंगे? नहीं तो दुनिया के अंदर चाइना से आने वाली फ्लाइट को रोक नहीं सकते क्या अभी तक? बिल्कुल रुकेगी, बिल्कुल रुकी जाएगी। जब ऐसी संभावना होगी तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। जब बीमारी फैल जाएगी तब क्या करेंगे? वर्कर जी बोलिए। सरकार ऐसे ही जश्न मनाते रहे 31 का, कोई पाबंदी नहीं, 5 बजे तक भी बाहर चलाएं, लोग ऐश करें,
बीमारी जब फैलेगी तो देखा जाएगा। देखिए, मैं राजू जी के सवाल का एक सिंपली जवाब देना चाहता हूँ। हमारा देश युद्ध नहीं लड़ रहा है, इसके मतलब बॉर्डर के हमारे जितने सैनिक है उनको क्या घर बुला ले? जब यानी तुम्हारे यही देश में किया अगर है युद्ध आपने। शुरू नहीं है आपने यही तो हम किया है, लोग प्रिकॉशंस 24 और नहीं ले। 25 तारीख को 5 बजे मतलब तक उनका पार खोल कहना करके। ऐसा है, अभी हमारी जब आपने युद्ध यही किसी से किया है। पाकिस्तान से युद्ध नहीं चल रहा है तो बॉर्डर के सारे सैनिकों को हम घर बुला ले, और अगर युद्ध शुरू हो गया तो देश में हम लोग मिठाई खाना भी बंद कर दे। ये देखो, लोगों को गुमराह करने का हर तरीका आपके पास है, पर आपके हर तरीके का हर जवाब हमारे पास है। आप जिस लोगों को जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अरे मॉक ड्रिल हो रहा है तो लोगों के प्रिकॉशंस के लिए ही हो रहा है ना। कल को अगर देश में खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, तो उस समय पे फिर आप भागोगे। लास्ट आपकी सरकार थी ना, पिछली सरकार, वो अचानक में किसी को भी अपने घर वालों को कोविड के टेंडर दे देंगे। सडनली आप, अरे तू कल इंजीनियरिंग कर रहा था, आज तू डॉक्टर हो गया है, आज से तू कोविड हॉस्टल चलाना शुरू कर, आज से तू कोविड हॉस्पिटल खोल, आज से तू दवाई डिस्ट्रीब्यूशन कर, क्योंकि मेरे घर का है, तू तुझे मैं व्हाट्सएप पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। ये पिछली सरकार ने आपके किया हुआ काम है सब, और हमारी सरकार पारदर्शक काम करती है। इसके लिए आज देश में बीमारी नहीं है तो भी हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सतर्क रहे सरकार, सतर्क रहे, लोगों की चिंता करे, लोगों की फिक्र करे, लेकिन साथ साथ रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी, इसका भी ख्याल रखे, क्योंकि काफी कुछ कमर टूट चुकी है सबकी। महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ से जनता परेशान है, और ऐसे में कोरोना की चौथी लहर का अगर माहौल खतरनाक बना देश में, तो फिर लोगों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है, लेकिन सरकारों को भी थोड़ा ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि यह कोरोना की महामारी फैलने के चांसेस देखे जा रहे हैं। तो इसे बाहर से आने वाले फ्लाइटों को थोड़ा पाबंदी लगाई जाए, बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ताकि भारत में रहने वाले लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं हो, कम से कम लोग सुरक्षित रहें और अपने व्यापार को, धंधे को, रोजी को, नौकरी को सुचारू रूप से चलाते रहें। देश ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट हमारे पास जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे सवाल खड़े होते हैं और हमारा पैनल आगे बढ़ता है। तो ऐसे कमेंट भेजते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।